चलिए 95 वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। चलिए ये मैनेजमेंट का आपका एक पूरा पैरा लग रहा है, समझते हैं किसकी बात हो रही है, मेजरमेंट की। मेजरमेंट मतलब आकलन करना, हमारा हम किस लेवल पर है, हमारी कंपनी किस लेवल पर है, हमारा कार्य किस तरह का है, अपने आप को आकलन करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कंसेप्ट है, किसमें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर आपको आपके सहकर्मियों का, आपके साथ जो काम करने वाले लोग, आपके अंडर जो काम करने वाले लोगों का अगर परफॉर्मेंस आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से आप उसको मेजर करते हो, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मेजरमेंट। बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की, मेजरमेंट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आगे भी जो है मेजरमेंट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ध्यान देना, मैं इट के बदले क्या बोलता हूं, मेजरमेंट लिखता हूं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑल्सो इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल। तो मेजरमेंट ये भी इंडिकेट करता है कि कहां पर चीजें बराबर नहीं है, सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, ताकि जो है क्या ले लें, करेक्टिव एक्शन। तो क्या ये मेजरमेंट के बारे में लग रहा है, मेजरमेंट इस चीज को इंडिकेट करता है, नहीं लग रहा है ना। तो पी से स्टार्ट नहीं लग रहा है दोस्त। क्या ये मेजरमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि मेजरमेंट इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो चीजें जो है वो कहाँ गलत जा रही, कहाँ सही जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि S1 के बाद जो है P का पेयर नहीं बन रहा है, P का पेयर नहीं बन रहा है। तो P का मतलब P हमारा स्टार्टर नहीं है। चलिए इसको कट कर दो, आगे देखते हैं। इट आइडेंटिफाइज, मतलब मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट क्या करता है, आइडेंटिफाइज करता है वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल, कहां पर चीजें जो है अच्छी चल रही है, टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग फर्दर सक्सेस, ताकि हम क्या करें, एक आधार बना दें आगे की सफलता के वास्ते या लिए। ये तो सेम सेंस हो रहा है, जैसा P में बताया गया वैसे ही Q में बताया गया। ये भी नहीं लग रहा है, Q स्टार्टर नहीं लग रहा है। देखते हैं आगे क्या है ना, हो सकता है, चलो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, हो भी सकता है। इट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक। ये जो है एक आधार है, किस चीज का, एक प्रोवाइड करने का और जनरेट करने का फीडबैक। फीडबैक का मतलब है एकदम, अच्छा मेजर, हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। देखो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आकलन करना। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम सबसे मुख्य क्या कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम फीडबैक लेने का काम करते हैं कि भाई किसने कितना कार्य किया, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, है ना। एक फीडबैक लेने का क्या होता है दोस्तों, काम किया जाता है। इसका मतलब जो है आर जो है वो हमको क्या लग रहा है, स्टार्टर लग रहा है। आर जो है दोस्तों वो क्या लग रहा है, वो स्टार्टर हमको पता चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो हम आर हमको स्टार्ट लग रहा है, तो आर हो सकता है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एस का क्या होगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस। ध्यान देना, देखो मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मेजरमेंट जो है ना वो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब आगे देखना, मेजरिंग परफॉर्मेंस, देखो यहां एंडिंग कैसे हुई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर, और यहां पर उसी से आगे जो है ना कंटिन्यू बात बताई जा रही है कि मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करना वो रिलेटिवली इजी है उन लोगों के लिए जो कि जिम्मेदार है फॉर अचीविंग क्वांटिफाइड टारगेट्स, फॉर एग्जांपल सेल्स। ये जो है ये किन लोगों के लिए ज्यादा आसान है, उन लोगों के लिए जो कि इसके जिम्मेदार होते हैं फॉर अचीविंग क्वांटिफाइड, जिनको कि एक क्वांटिफाइड टारगेट अचीव करना होता है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो मेजरिंग परफॉर्मेंस जो है सेल्स जैसा जो एकदम स्पेसिफाइड जो जॉब है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ भी मेजरमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात हो रही है, और यहाँ फिर उसके आगे फर्दर जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब S 100% दोस्तों हमारा S1S बिल्कुल आने वाला है ना। ये 100% हमारा आने वाला है S1S। S से हमारा स्टार्टर है दोस्तों, S हमारा स्टार्टर है। तो चलिए S हमको स्टार्टर पता चल गया, आगे देखते हैं। तो आंसर हमको पता चल गया, क्या D वाला हमारा आंसर है। इस तरह से देखते हैं कि
मेजरिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद पी में क्या है, ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पर चीजें अच्छी नहीं जा रही है और कहाँ पर एक्शन लेना है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये भी आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर चीजें अच्छी जा रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो इट ऑल्सो इंडिकेट, अच्छा इट आइडेंटिफाइज, देखो दोस्तों यहाँ ऑल्सो लगा है तो ऑल्सो की पोजीशन हमेशा सेकेंड होती है, ऑल्सो की जो पोजीशन है वो सेकेंड होगी, मतलब क्यू और पी है ना गुगली, क्यू और पी जो है उसका आपका पेयर है। ये देखो पूरा डीप में जाना पड़ता है दोस्तों, जब जाके इसका आंसर निकल के आता है। कैसे पता पकड़ में आया, देखो यहाँ क्या लिखा है, इट आइडेंटिफाइज, ये पहचानता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इट ऑल्सो इंडिकेट। अब मुझे आप बताओ, आप कोई चीज बता रहे हो तो पहले आप नॉर्मली बोलोगे, पहले आप यही बोलोगे ना कि वो पहचान करता है कि कहाँ चीजें अच्छी चल रही है, और वो ये भी पहचान करता है कि कहाँ चीजें खराब चल रही है। तो बी कब लगेगा दोस्तों, बाद में लगेगा ना। तो क्यू और पी का तो आपका पेयर है 100%, लेकिन यहां पर क्यूपी का पेयर नहीं है तो रॉन्ग। अब क्यूपी कहाँ है हमारा, ये भी नहीं है, रॉन्ग। या तो ये ए होगा या फिर आपका बी होने वाला है। अब देखते हैं क्या आर हमारा स्टार्टर होगा, देखते हैं। देखो आर होगा या क्यू होगा, क्या लिखा है यहां पर, मेजरमेंट जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। इट इज द बेसिक्स फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक। ये लग रहा है कि ये एक बेसिस है, आधार है किस चीज का, प्रोवाइड करने का और जनरेट करने का फीडबैक, ये भी ठीक है। आगे इट आइडेंटिफाई, कहाँ चीजें सही जा रही है। इट ऑल्सो इंडिकेट, कहाँ चीजें गलत जा रही है। मेजरिंग परफॉर्मेंस ये रिलेटिवली आसान है उन लोगों के लिए जो कि जिम्मेदार है टारगेट्स अचीव करने के लिए, और ये ज्यादा डिफिकल्ट। हाँ देखो एक और चीज बहुत बढ़िया एक पता चल गया, देखो ये रिलेटिवली इजी है ना, उससे ब्ला 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 बोला जा रहा है, और ये ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये इजी ये डिफिकल्ट, इसका मतलब एस और S6 का तो आपका 100% पेयर है, मतलब एस आखिरी में आना ही आना है, तो एस आखिरी में यहां पर है, तो ये आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, CDS के क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों मतलब 2020 खेलना, ठीक है। आपको नहीं पता कौन सी बॉल पे कब पारी पलट जाए और कब आंसर आपका चेंज हो जाए, इसलिए आप तैयार रहो मानसिक रूप से, हर तरीके से हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, बिना फाउंडेशन के इसको करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखो कितना ट्विस्टिंग मजेदार क्वेश्चन था ये। देखो कि बढ़िया हिंट कैसे पता चली दोस्तों, यहां देखो मेजरिंग परफॉर्मेंस जो है वो आसान है, और यहाँ क्या लिखा है, इट इज मोर, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आसान डिफिकल्ट एक साथ ही रहेगा, एस एंडिंग, ये हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये देखो, ये क्या है, इंडिकेट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑल्सो कब आता है, दूसरे बार सेकंड नंबर पर, तो क्यूपी का आपका पेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ए वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट भी हमारा रीअरेंजमेंट का है, पढ़ लेते हैं। Equity theory is concerned with the perception people have about how they are being treated compared with others। तो ये जो इक्विटी थ्योरी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इक्विटी थ्योरी जो है, जो किसी ने भी दी, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इस थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ये थ्योरी जो है ये एक परसेप्शन लोगों की जो परसेप्शन है, लोगों की जो अंदाजे हैं उसके ऊपर है कि वो बीइंग ट्रीटेड कंपेयर्ड विद अदर, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में खुद के साथ उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये उसके ऊपर है ये। आगे देखते हैं, टू बी डेल्ट विद इक्विटेबिलिटी इज टू बी ट्रीटेड फेयरली, कि यदि आपको इक्विटेबिलिटी से डील करना है तो आप, इसका मतलब है कि आपके साथ जो है अच्छा व्यवहार हो। कंपैरिजन टू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हम कंपेयर करें दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से तो, ठीक है। इक्विटी इन्वॉल्व फीलिंग एंड परसेप्शन, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर किसकी बात हो रही है, इक्विटी थ्योरी की। यहां पर क्या बोला गया, इक्विटी के बारे में, थ्योरी के बारे में नहीं बोला गया, इक्विटी के बारे में। अब अगर कैसा हो कि आपको इक्विटी के थ्योरी के बारे में ही कुछ और बातें बताई जाए, तो पहले तो आप उसको ही जोड़ोगे ना। देखो इक्विटी थ्योरी, इसके बारे में बातें बताई गई, जाहिर सी बात है उसके आगे भी अगर वही हो, इक्विटी थ्योरी हो, तो वही लगाओगे। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, इक्विटी थ्योरी स्टेट्स, देखो यहाँ इक्विटी थ्योरी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, और यहाँ उसकी डेफिनेशन।
इक्विटी थियोरी कहती है इन इफेक्ट कि पीपल जो है वो बेटर मोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्वली, कि लोग जो है उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा अगर आप उनको उनके साथ समानता का व्यवहार करो, और उनका जो आत्मविश्वास है वो गिरने वाला है जब आप उनसे असमान रहो, है ना। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब 100% S1 के बाद दोस्तों R आपका आने वाला है। शुरुआत जो है R से होने वाली है और R हमारा एक ही है, और 100% जो है हमारा आंसर यही है, ठीक है। RSQP जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल हिंट हमको पता चल गई, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर है। देखो पढ़ के देखो, इक्विटी थ्योरी जो है वो परसेप्शन पर डिपेंड करती है कि कैसे लोग एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। इक्विटी थ्योरी का मतलब है कि लोग जो है उनका आत्मविश्वास ज्यादा रहता है जब उनको बराबर का दर्जा मिलता है, और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है जब उनको असमान माना जाता है, ठीक है। ये मीनिंग है। एस देखो, इट इज नॉट सिनोनिम ऑफ इक्वालिटी, इसका मतलब कोई इसका समानार्थी शब्द नहीं है ये, जिसका मतलब है कि ट्रीटिंग सबको बराबर, इक्वालिटी मतलब सबको बराबर समझना, है ना। और सिंस दिस वुड बी इनइक्विटेबल, और ये एक तरह से अपने आप में असमान होगा। इफ दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, वो चाहते हैं कि नहीं हमें दूसरों से अच्छा ट्रीट किया जाए, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। इक्विटी इन्वॉल्व, देखो इक्विटी का मतलब क्या है कि फीलिंग एंड परसेप्शन एंड इज ऑलवेज कंपेरेटिव प्रोसेस, ये हमेशा कंपेयर करने वाली कंपेरेटिव प्रोसेस है, एक दूसरों से कंपेयर की जाती है ये। और लास्ट में पी देखो, टू बी डेल्ट विद इक्वलिटी, इक्विटेबली, इसको डील करना है तो हमको लोगों को जो है अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। तो दोस्तों चाहे हमको इसका मीनिंग समझ में आए या ना आए, लेकिन एक अगर आपने हिंट पता कर ली, आपने ये पता कर लिया कि हाँ इसके बाद तो ये होना ही होना है, तो फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर जो है हमारा स्टार्टर बिल्कुल होना है। क्यों? क्योंकि इसमें बात उसी की हो रही है, थ्योरी की, और यहाँ पर भी थ्योरी के बारे में ही बताया जा रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ह्यूमर्स एंड प्रोफेसीज इन हिस्ट्री बाय चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से जो अफवाहें हैं या फिर दूसरी जो चीजें हैं इतिहास में वो सच हैं या नहीं है। आगे देखते हैं, द र्यूमर इन 1857, देखो ये जो र्यूमर है, एक तरह से अफवाह जो है वो शुरू हुई थी कब? 1857 में, और उसका कोई मायना था, उसका मेक सेंस व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। उस समय जो र्यूमर था कि ब्रिटिशर्स जो है वाकई में हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो एक तरह से सही था। क्यों? क्योंकि उस समय वाकई में जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की खराब थी, ठीक है। आगे देखते हैं, र्यूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रेजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशियस पीपल। अब हमको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पर हम चर्चा किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप पूरा इसको पढ़ो समझो वो सब छोड़ो, बट हम ये पता करो कि सब्जेक्ट क्या है। अब देखो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ र्यूमर, यहाँ पर ना र्यूमर की बात हो रही है। ये जो अफवाह है ना, जो लोग कुछ बिल्कुल चीजों को फैला देते हैं, अफवाह जो फैला देते हैं, इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो र्यूमर की बात हो रही है। और प्रोफेसीज इन हिस्ट्री की बात हो रही है। अब उसके बाद आप देखो, रूमर की बात हो रही है और यहाँ पर क्या है, र्यूमर है, तो जाहिर सी बात है र्यूमर की बात हो रही है, तो उसी की बात को थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और कुछ दूसरा टॉपिक तो लेकर नहीं आएंगे। तो ये 100% S1 के बाद क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भी देखो रूमर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर भी रूमर की बात करेंगे पहले, तो ये क्यों हमारा स्टार्टर है, बात खत्म, क्यों स्टार्टर है, क्यों स्टार्टर है, ढूंढो, ये रहा हमारा क्यू स्टार्टर और यही आंसर है। देखा, इतना आसानी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 स्टेप प्रोसेस दोस्तों, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं बता रहा हूं। आप ये देखो कि यहाँ पर आपका टाइटल क्या है, इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, र्यूमर के बारे में, तो र्यूमर के बारे में और बताएंगे ना, लास्ट में थोड़ी रहेगा वो सर्कुलेट करता है बस, बाकी आप रीड करो वही जाएगा आंसर। पढ़ते हैं एक बार, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ र्यूमर एंड प्रोफेसीज, हम ये नहीं समझ पाएंगे इतिहास में कि ये सच है कि गलत है। र्यूमर जो है वो कब सर्कुलेट होते हैं, जब कोई डर हो लोगों में, कोई शंका हो,
फिर आप देखें द र्यूमर, जैसे 1857 का जो र्यूमर था वो एक सेंस बनाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रिटिश की पॉलिसीज गड़बड़ थी, है ना, खराब थी। और उसके बाद पी वाला देखो, पी हो गया। आर देखो, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल, देखो ये जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, ब्रिटिश अडॉप्टेड, ब्रिटिश ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की जो कि इंडियन सोसाइटीज को रिफॉर्म करने की ओर थी, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात थी और आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने की बात थी। तो जाहिर सी बात है, देखो एक और हिंट आपको पता चल रही है कि यहाँ 1857 की बात हो रही है। पहले तो आपका ईयर होगा, पहले तो टाइम बताएंगे, उसके बाद उस टाइम में क्या हुआ था वो बताया जाएगा। इसका मतलब पी और आर इसका भी पेयर है, पी और आर का भी आपका पेयर है, और पी आर यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। बट क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टर है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बी वाला दोस्तों, दैट इज आर राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो स्टार्टर क्या है इसमें, S1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does emerge through a process of intense debate and discussion। दोस्तों हमारे संविधान के बारे में तो आप लोगों को पहले ही जानकारी होगी, आपने संविधान की शिक्षा उसके बारे में भी काफ़ी गहन आपने पढ़ा होगा जीएस में, ठीक है, और पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी लंबा समय लगा, उसमें काफ़ी बड़ी टीम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है उनकी अध्यक्षता में काम किया उन्होंने, लगभग 2.5 साल के, है ना, और काफ़ी विश्व का सबसे बड़ा लिखित में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये इतना आसानी से नहीं बना है, बहुत सारे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, उस अमेरिका का, उन सब का जो नॉलेज है सबके जो है उसका समाहित किया उसको, और उसके बाद एक हमारा भारतीय परिदृश्य में किस तरह से वो काम करे, है ना, वो सबका समावेश करके जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि भारत का जो संविधान है वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया, बहुत ही इंटेंस, गहरी, जिसके अंदर काफ़ी डिबेट हुए, काफ़ी बहस हुई, संसद में बार बार कमेटी बैठी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने भी जो है अपनी उसकी खामियां बताई, उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस भी हुआ, ड्राफ्ट काफ़ी सारे बने और डिस्कशंस हुआ, उसके बाद वो बना, कोई आसानी से तो बना नहीं। अब देखो बात किसकी हो रही, ध्यान देना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जाहिर सी बात है आगे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है ना। देखो दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ। अब देखो ये क्या है, ये दिस की इंफॉर्मेशन क्या हमको इससे पता चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है भाई, ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, मतलब पी हमारा स्टार्टर नहीं है, पी से कट कर दो। आगे देखते हैं, हाउएवर ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सब्सटेंशियल एग्रीमेंट। देखो बहुत मजेदार चीज पता चली दोस्तों, जैसे एक हाउएवर हो गया, ठीक है, हाउएवर हो गया, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक है ना, ऑल्दो हो गया, बट हो गया, ये सब के सब जो कंजंक्शंस हैं आपके, ये क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अपोजिट सेंस, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट सेंस क्रिएट करते हैं। मतलब अगर एक बार बात कही गई पॉजिटिव तो उसके जस्ट बात नेगेटिव, अगर यहाँ कहा गया कोई नेगेटिव सेंस में कोई सेंटेंस, तो यहाँ आपका हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमर्ज हुआ है, और काफी डिबेट और डिस्कशन, भाई हमारे लोकतंत्र में बहस होना, डिस्कशन होना, ये तो अच्छी बात है, कोई नेगेटिव बात है क्या, नहीं। तो ये आपका पूरा जो सेंस दे रहा है ये कैसा है, पॉजिटिव। और हाउएवर के बाद देखो सेंस, एक जो सेंट्रल फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं सॉरी, अब यहां आप देखो इस अगर यहां देखो एक सेंट्रल जो फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसपे सब लोग एग्री हुए थे और डिबेट हुआ, अब ये एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव सेंस जा रहा है, कैसे कि डिबेट हुआ, इसका मतलब बहस हुई, इसका मतलब लोगों का उसमें विरोध था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन मार्क थे, जो करेक्शन हुआ बाद में। हालांकि हमारे संविधान में अच्छी बात है, लेकिन हम इन दोनों से कंपेयर करें तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एग्रीमेंट हुआ, और यहाँ डिसएग्रीमेंट हुआ, तभी तो डिबेट हुआ।
तो दोनों अपोजिट सेंस है। इसका मतलब 100% हमको जो है S1Q का पेयर मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? S1Q का पेयर मिल रहा है। कि क्या था कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है काफी जटिल प्रक्रिया से, डिबेट से, डिस्कशन से गुजरा, लेकिन एक जो केंद्रीय जो एक फीचर था जिस पर सब लोग राजी थे। तो ये बिल्कुल आपका सही जा रहा है, मतलब शुरुआत जो है हमारी Q से होने वाली है। Q हमारा यह आंसर है दोस्तों। इतना आसानी से भी आप लोग इसको पता कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि स्टार्टर क्या है। देखो आगे इसको पढ़ते हैं। हावेवर एक जो सेंट्रल फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था? सब्सटेंशियल एग्रीमेंट। अब देखो एक चीज और यहां बोला गया कि वन सेंट्रल फीचर। अब इसके आगे जो सेंटेंस होगा ना उस फीचर के बारे में बताएगा वो। देखो क्या है एस वाला, दिस वॉज ऑन ग्रांटिंग द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। देखो इसका आंसर आ गया कि एक जो सेंट्रल फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन पर जिस पर सब लोग राजी करते थे, एग्री थे, वो क्या था? वो था कि सभी को वोट का अधिकार हो, एडल्ट इंडियंस को, किसी को भी वोट से वंचित ना रखा जाए। देखो ये हमारा 100% पेयर बन गया। कौन सा? Q और S का, ठीक है ना। इस अप्रोच के साथ दोस्तों आपको ये सॉल्व करना है रीअरेंजमेंट का। तो Q और S का आपका पेयर बन गया और QS जो है आपके पास केवल दो जगह है, ठीक है, यहां पर है और यहां पर है। आगे देखते हैं। तो ग्रांटिंग ऑफ अ वोट टू एवरी एडल्ट, हर एक एडल्ट को जो है वोट ग्रांट करना, पहली बात। आगे चलते हैं आर, मेनी ऑफ प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजन जो है वो अराइव्ड एट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, काफी तो गिव एंड टेक का एक प्रक्रिया रही, बाय फॉरगिविंग द मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज पोजीशन। कई जगह कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे गिव एंड टेक, उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने अपने को सपोर्ट किया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट में P है, दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फैक्ट। कौन सा? देखो इसका आंसर है, काफी जगह जो है लोगों ने गिव एंड टेक की प्रक्रिया अपनाई और ये क्या था? अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल सही है, गिव एंड टेक एक तरह से खुदगर्जी हो गई और ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ था। तो इसका भी पेयर है आपके सामने S और P का, ठीक है, नहीं R और P का, R और P का आपके सामने पेयर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है D वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका अब जो है रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमारे फिनिश, और ये है आपके वोकेबलरी के क्वेश्चंस, ठीक है। वोकैब के क्वेश्चन से दोस्तों आपको ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका आपको अपोजिट बनाना है, अपोजिट, और इसके लिए इसका जो अपोजिट, इसका एंटोनिम करने के लिए आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ऑब्सक्योर जो है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर। क्या मतलब होता है? अनक्लियर या फिर ब्लर, धुंधला सा। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रवि इज जोवियल एंड ही मेक्स द इन्वायरमेंट सैंग्विन। देखो जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, है ना। सैंग्विन का मतलब भी होता है नाइस, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल या ब्यूटीफुल या हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। इस तरीके से बात हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है दोस्तों? पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो अपोजिट हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, ठीक है ना। और ऑप्टिमिस्टिक भी जो है इसका क्या है यहाँ पर? सिनोनिम्स है, ठीक है ना। क्या है ये? आपका सिनोनिम्स है। तो ये हमारा ए वाला जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 101 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। देयर प्रिवेल्ड अ वूबेगॉन फीलिंग इन द रूम। दोस्तों वूबेगॉन का मतलब क्या होता है? किस तरह की फीलिंग? एक बहुत ही सैड फीलिंग, एकदम दुखदाई फीलिंग, ऐसी फीलिंग जिसमें जो है बहुत अपसेट का माहौल हो, दुख का माहौल हो, एकदम सब लोग जो है कहीं पर कोई गमी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जिस तरह की फीलिंग वहां पर होती है उस फीलिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। वूबेगॉन एक तरह से सैड या फिर बहुत ही ज्यादा बैड जो फीलिंग है उस फीलिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों? हमको इस वर्ड का
क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये अंडरलाइन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस वर्ड का जो है आपको अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। अब वूबेबोर्न का अपोजिट क्या होगा, अब सैड का अपोजिट क्या होगा, हैप्पी होगा, या फिर क्या होगा, चीयरफुल होगा, है ना। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप एक चीज देखो दोस्तों, सैड हो गया, ये हमारा क्या है, इसका सिनोनिम है, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। और स्लीपी मतलब बिल्कुल टायर्ड, आलसी जिसको बोलते हैं उस सेंस में आ रहा है। थॉटफुल मतलब बिल्कुल गंभीर किस्म का व्यक्ति, है ना, बहुत ही ज्यादा जो सोचता है ना, एक तरह से थिंकर सेंस में आ रहा है। तो ये सब आपका अलग मीनिंग हो जाएगा। राइट इसका जो मीनिंग है हमारा बी वाला, चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 102 का क्वेश्चन आपके सामने। इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। अब इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा अंडरलाइन है, ये वाला पार्ट है ना, म्यूटिनस। अब देखो दोस्तों, आपने मंगल पांडे एक मूवी है, उसके अंदर एक म्यूटनी हुई थी बैरकपुर में, है ना। क्या हुआ था, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, और म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही। क्या मतलब होता है, विद्रोही या फिर बागी। ये आपका एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब होता है बागी या फिर विद्रोही, जो सरकार के या जो तंत्र है उसके खिलाफ जो जाता है और कुछ दूसरे कुछ अलग कार्य करता है, उस तरह से भी बागी। जैसे कि चंबल के जो डाकू है वो लोग अपने आप को विद्रोही बोलते हैं, वो अपने आप को डाकू दस्यु नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को बागी बोलते हैं, क्योंकि वो सरकार की कुछ जो नीतियां है वो उनको पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कुछ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विद्रोही जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पॉजिटिव हो जाएगा ओबीडियंट। अब ओबीडियंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारी बातें मानता है ना, सबके बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो कि आज्ञाकारी, है ना। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, जो सरकार की या जो भी तंत्र है सबकी आज्ञा मानकर चलता हो। तो ये इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एरोगेंट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम जो बातचीत में बहुत ही ज्यादा रूड हो, है ना, रूड हो, एकदम क्रूर सेंस में हो, तो ये अलग ही आपका सेंस जा रहा है। सिंसियर मतलब बिल्कुल होनहार एकदम, तो ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दे कंसीडर देमसेल्व्स एज फोज फ्रॉम दी बर्थ, है ना। यहाँ पर हमारा जो वर्ड है ये वाला, इस वर्ड को हमको देखना है दोस्तों। फो का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। फो का मीनिंग होता है दुश्मन, एनिमी या अपोनेंट। क्या होता है, अपोनेंट, जो हमारे विरोधी जो है उसको फो भी कहते हैं, ठीक है ना, विरोधी। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जाहिर सी बात है, एनिमी का अपोजिट क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ये वर्ड बहुत से लोगों ने आप में से पहली बार सुना होगा, प्रोटेगोनिस्ट। दोस्तों प्रोटेगोनिस्ट जो है किसी भी ड्रामा या किसी फिल्म का जो मुख्य किरदार होता है ना, जो मेन हीरो होता है, उसको कहा जाता है प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से हीरो बोल सकते हो, है ना, मेन कैरेक्टर बोल सकते हो, मेन कैरेक्टर ऑफ ड्रामा, मेन कैरेक्टर ऑफ जो भी ड्रामा या जो भी प्ले है उसका जो मुख्य किरदार है उसको कहा जाता है प्रोटेगोनिस्ट। इसी तरीके से बिल्कुल ये आपका एक नाम है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चीज में हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी वाला फ्रेंड्स। ओपोनेंट्स, ये तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या है दोस्तों, सिनोनिम्स है, तो ये नहीं होगा। सोलमेट, सोलमेट जो है वो किसको बोलते हैं, हमारा एक तरह से सोलमेट्स, इसका मतलब जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के क्या होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग मीनिंग आपका जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 104 का क्या है, दिस पेंटिंग हैज अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट विच कैन बी नोटिस्ड वेल। क्या इसका मीनिंग है कि ये जो पेंटिंग है इसका एक डिस्टिंक्टिव एलिमेंट है, इसके अंदर एक बहुत ही अलग, हमको कौन सा वर्ड देखना है, ये वाला, इसका अपोजिट देखना है कि एक इसके अंदर जो है एक अलग
एलिमेंट है विच इज नोटिस्ड वेल, जो कि बहुत अच्छे से नोटिस किया जा सकता है, जिसको पहचाना जा सकता है। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक। क्या मतलब होता है दोस्तों? यूनिक या फिर स्पेशल, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, इसका आपको निकालना है अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सामान्य, कॉमन, ठीक है ना। ये कॉमन का मीनिंग होता है सामान्य, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी क्या है दोस्तों? हमारा राइट आंसर है। तो ये यूनिक जो है ये इसका सिनोनिम है, इसका समानार्थी है, ठीक है ना, सिनोनिम हो जाएगा यूनिक। तो राइट आंसर जो है हमारा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 का क्वेश्चन देखो आप। द एंट्री वॉज कैरीड आउट इनएडवर्टेंटली, ध्यान देना, इनएडवर्टेंटली। सबसे पहले ये वर्ड आपका क्या है? ये वर्ड दोस्तों आपका एक एडवर्ब है। अब मैंने कैसे पहचाना? लास्ट में ली लिखा है ना, लास्ट में ली लिखा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा, सिवाय कौन से नाम के? ब्रूस ली, है ना। तो ब्रूस ली जो है उसका नाम है, उसको छोड़कर या उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं बहुत सारे जिसमें ली होता है जो एडवर्ब नहीं होता है। ये तो एक जोक सपाट मजाक था, बट देखो इनएडवर्टेंटली जो है उसमें ली, जब भी जनरली इंग्लिश में ली आता है इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब है। और यहाँ पर आप देखो कि ये किसको डिफाइन कर रहा है? इस वर्ड कैरीड को, कैरीड आउट को जो है डिफाइन कर रहा है। अब इसका हमको देखना है कि इसका अपोजिट क्या है, विपरीत शब्द क्या है इसका। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है इनएडवर्टेंटली का? इसका मतलब होता है कि एकदम अचानक से या एक्सीडेंटली, ठीक है, अचानक से, ये इसका मतलब होता है। और ये इसका एक्सीडेंटली जो है सिनोनिम इंग्लिश में मीनिंग है, ठीक है ना, इंग्लिश में मीनिंग है। जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पर्पसली, है ना। ये होता है अचानक से, और पर्पसली का मतलब होता है सोच समझकर, पूरी प्लानिंग करके, ठीक है ना, सोच समझ कर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्पसली, बिल्कुल एकदम पर्पसली। देखो पर्पसिवली कुछ नहीं होता दोस्तों, पर्पसफुली होता है, पर्पसिवली नहीं होता है, पर्पसली होता है। तो इसलिए जो है ये फॉर्मेशन आपका गलत है, इसलिए इसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The whole audience showed a disdainful attitude during the match. जितने भी ऑडियंस थे, जो दर्शक थे वहां पर मैच को देखने आए थे, उन्होंने क्या दिखाया? वर्ब का सेकंड फॉर्म उन्होंने क्या शो किया? डिसडेनफुल एटीट्यूड। किस तरह का एटीट्यूड उन्होंने दिखाया? डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है एकदम बहुत ही खराब सा एटीट्यूड, एकदम आप बोल सकते हो डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। कैसा दोस्तों? डिसरिस्पेक्टफुल, है ना, या फिर डिरिसिव। कैसा? डिरिसिव, डिरिसिव एटीट्यूड, या फिर डिसडेन। डिसडेन तो खैर है ही वो वर्ड, है ना। तो डिरिसिव, डिसडेनफुल, इस तरीके का एटीट्यूड, या फिर मॉकिंग, मॉकिंग एटीट्यूड। मॉकिंग करना दोस्तों, दूसरों की हुटिंग करना, जो हुटिंग करते हैं उनको चिल्लाना, चिढ़ाना, एक तरह से बहुत ही असामाजिक व्यवहार इन लोगों ने किया, ऑडियंस ने किया। कब? मैच के दौरान। अब ये आपका जो है एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, और ये नेगेटिव क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नेगेटिव क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्या? रिस्पेक्टफुल। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपके जो है एंटोनिम, सिनोनिम जो है पूरे वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वोकेब स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी हम लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती है, इसमें बिल्कुल आपको आपका नॉलेज काम आता है, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है वोकेब की वो काम आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला, रिस्पेक्टफुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफिकेसी, ये हमारा वर्ड है, ठीक है ना। एफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स एन एग्जामिनेशन, की जो एफिकेसी है किस चीज की? प्रोजेक्ट की। उसको किस चीज की जरूरत है? उसको एग्जामिनेशन की जरूरत है, उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है, उसको चेक करने की जरूरत है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब एफिकेसी का मतलब होता है दोस्तों एफिशिएंसी,
क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस है ना, कारगरता उसकी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है अपोजिट ढूंढना है तो क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अपोजिट क्या होता है? इनएफिशिएंसी होता है। बाकी जो है दोस्तों ये दोनों, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। क्या क्या सिनोनिम्स है? एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कारगरता, ये इसके सिनोनिम्स है। और राइट जो एंटोनिम है इसका या फिर अपोजिट वर्ड है वो होता है इनएफिशिएंसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर रिब्यूटल दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द केस वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। ध्यान देना, अब हमारा वर्ड जो है इसमें ये वाला है, ठीक है ना, रिब्यूटल। अब रिब्यूटल का मतलब होता है उसका क्या करना? मुकरना, मुकर जाना या फिर नकारना, नकारना, मना करना, ठीक है। उसका क्या करना? मना करना, एक तरह से डिनायल, उसको डिनाई कर देना, उस चीज को जो है पूरी तरीके से उसको मना कर देना कि नहीं ये कार्य जो है, ये काम जो है वो मैंने नहीं किया, उससे क्या कर देना? मना कर देना। ये इसका मीनिंग होता है रिब्यूटल का। अब आप देखो कि हर रिब्यूटल, उसका ये जो नकारना, उसका जो मुकरना, दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, उसका क्या मना करना कि वो जो है इस केस में वो नहीं थी, इस केस में उसका कोई हिस्सेदारी इस केस में उसकी नहीं है। वॉज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, और ये जो बात है, ये जो उसने कहा कि नहीं मेरा इस पर्टिकुलर केस से कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ये इसका मीनिंग है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इसका अपोजिट। बताओ जरा क्या होगा? डिनायल का अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्टेंस। क्या होता है? एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, स्वीकारना। और डिनायल का तो मतलब होता है अस्वीकार करना, क्या करना? नकारना या फिर अस्वीकार करना, ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट है दोस्तों सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने 109 का क्वेश्चन, द बेबी कुड नॉट मूव एज द प्लेस वॉज सॉगी। देखो ये अब बेबी का क्वेश्चन है तो एक दिमाग में जो है एक आइडिया तो लग जाएगा कि बेबी जो है वो चल नहीं पा रही है। क्या कारण है? कि वो जगह है काफी सॉगी है, काफी गीली है, फिसलन वाली है, ठीक है। तो वेट के सेंस में यहाँ पर मीनिंग आ रहा है, ठीक है। वेट इसका मीनिंग है और वेट का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? ड्राई होता है। तो इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। वेट जो है ये आपका इसका सिनोनिम हो गया सॉगी का। चलिए तो बी वाला दिस इज आवर राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है दोस्तों 1010 से लेकर 4-5 क्वेश्चन ये रहेंगे। ये आपके स्पीच के क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या है। देखो क्या है इसमें आपके सामने, ये एक यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है क्वेश्चन और उसके दिए हैं 4 ऑप्शन। आपको जो है सही ऑप्शन देखना है। इतने क्लोज ऑप्शंस हैं दोस्तों, हर एक आंसर जो है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो आपको कोई भी आंसर सही लग सकता है, क्योंकि इतने क्लोज आंसर्स हैं ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ। अब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर 2 हिस्से हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता देता हूं पूरा डिटेल इसका। इस सेंटेंस के अंदर जो है कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और दूसरा हिस्सा वो है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। यहां से लेकर तो यहां तक ये कहा जाता है दोस्तों
रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट बोले गए शब्द हैं, किसके द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कैप्टन, कैप्टन की यहां पर बात हो रही है, ठीक है ना, तो कैप्टन के द्वारा जो है डायरेक्ट जो कहे गए शब्द हैं वो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ये सीधे डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट उसके वर्ड है, ठीक है। और बाहर का जो है दोस्तों वो कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। क्यों वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देखो ये वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दो हिस्से में हमारा पूरा सेंटेंस जो है डिवाइडेड है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों एक चीज याद रखना कि इफ, ध्यान देना, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, जो कि दोस्तों आपका मुश्किल से 10% जो है ऐसा हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 10% ये संभावना है कि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन 90% ये चांस है कि ये आपका पास्ट में ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए फिक्र करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपने तरफ से एक जागरूक रहें, सचेत रहें कि ये अगर मान के चलो कि अगर ये प्रेजेंट टेंस हुआ तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके टेंस में नो चेंज इन टेंस, इसके टेंस में जो है कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, ये आप याद रखो। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका जो, अब इसको शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, इन पास्ट, अगर वो किस में है दोस्तों, पास्ट टेंस में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टेंस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंस में चेंज हो जाएगा। और वो किस हिसाब से होगा वो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो अलग अलग टेंस के हिसाब से चेंज होगा। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर, जो कैप्टन है उसने अपने सोल्जर से कहा, तो ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब दोस्तों इसका जो टेंस है वो चेंज होने वाला है। अब वो कैसे चेंज होगा, ध्यान देते हैं क्या लिखा है यहां पर, मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ, आगे बढ़ो और टारगेट को फेस करो। दोस्तों ये क्या है, ये एक तरह से कैप्टन ने ऑर्डर दिया, किसको, अपने सिपाहियों को। अब ऑर्डर दिया मतलब ये जो सेंटेंस है, ध्यान देना, ये कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ये कौन सा वाक्य है, इंपेरेटिव वाक्य है, इंपेरेटिव, ठीक है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, जब कोई रिक्वेस्ट की बात हो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यदि हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं या ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को हम लोग ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना, इन कंडीशंस में, या फिर कमांड करते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है वो किस में होगा, इंपेरेटिव में होगा, ठीक है ना। उसके इसकी एक और पहचान क्या है, इंपेरेटिव को आपको पहचानना है ना, तो इसमें शुरुआत होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और उसके बाद जो है लगाया जाता है अदर वर्ड्स। पहले शुरुआत होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, क्रिया से, डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत होती है और उसके आगे बोला जाता है। यहां पर आप देखो मूव फॉरवर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आगे बढ़ो और क्या करो, फेस द टारगेट, टारगेट को अभी इसी वक्त क्या करो, फेस करो। तो ये एक चीज तो डन हो गई कि ये हमारा इंपेरेटिव का सेंटेंस है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसको चेंज करना है, ध्यान देना, ये सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास जो यहाँ है वो हट जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, शुरुआत होगी टू, ध्यान देना, टू, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका टेंस देखो, मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ, तो ये जो वर्ड है आपका नाउ, ये बन जाएगा
नाउ बन जाएगा देन, नाउ क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा। अब देखो यहां पर कोई भी टेंस तो पता नहीं चल रहा है, मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट, तो इसमें कोई भी प्रेजेंट का पास्ट टेंस नहीं होगा, बिल्कुल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर याद रखो। तो ये दो चीजें आप ध्यान दो, जिस भी ऑप्शन में ये दो चीजें हैं समझ जाओ कि वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताता हूं कि ये जैसे रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, ब्लेसिंग हो रहा है या फिर कमांड हो रहा है, तो इसमें जैसे यहां पर क्या लिखा है, सेड लिखा है, तो उसमें जब उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो उसके बदले आप इसके अकॉर्डिंग, अगर रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, अगर एडवाइस किया है तो एडवाइस्ड आ जाएगा, ऑर्डर किया हुआ है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा। अब यहां पर कैप्टन क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सोल्जर आप आइए और जाइए, मेरे सिचुएशन को फेस करिए, इस तरीके से रिक्वेस्ट हो रहा है कि ऑर्डर कर रहा है कि मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट, है ना, ऑर्डर हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर्ड। ये जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारा इस हिसाब से बदल जाएगा। और दोस्तों इसको भी देखा जाता है, ठीक है, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है ये आपके लिए कि जिस प्रकार का जो मूड है यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ड लगाने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा है, द कैप्टन। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। सर ने कहा कि यहाँ पर ऑर्डर्ड आना चाहिए, चलिए द कैप्टन ऑर्डर्ड आया। अगला देखते हैं, कैप्टन इन्फॉर्म, देखो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तुरंत काट दो आप भाई, जब इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है हमको, ऑर्डर देखना है तो खत्म। दूसरा देखो कोई ऑर्डर वाला है क्या, कैप्टन ने पूछा, तो क्या कैप्टन पूछ रहा है सोल्जर से, नहीं, वो ऑर्डर दे रहा है, खत्म। कैप्टन ने कहा, नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल ऑर्डर दे रहा है। और फर्स्ट वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक लगती है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगती, ठीक है ना। आप देखो तो कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर। अब दो चीजें और होना चाहिए, क्या कि मूव फॉरवर्ड के बदले क्या हो गया दोस्तों, टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। और एंड फेस द टारगेट, और नाउ यहां पर नहीं लिखा है लेकिन चलेगा, है ना, फेस द टारगेट नाउ, मीनिंग वही, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं। आगे देखते हैं, देखो इसमें और भी प्रॉब्लम है, इन्फॉर्म्ड हिज सोल्जर, दैट नहीं आने वाला है, तो यहां पर भी एरर है। उसके अलावा टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट, ये तो ठीक लग रहा है लेकिन आस्क के कारण रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इमीडिएटली नया शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये सारे आपके रॉन्ग है। और ए वाला दोस्तों बिल्कुल हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ।